हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्हई गांव में हुआ था। उनकी कथा दृष्टि से युगीन समस्याएं मुखर हो उठती हैं और वे सही मायने में एक आधुनिक लेखक थे। उनकी आधुनिकता आज के उपभोक्तावादी, कट्टरवादी सांप्रदायिक जमाने में आश्चर्य सी प्रतीत होती हैं। उन्होंने भारतीय कथा परंपरा को पुनर्जीवित किया। उन्होंने आम आदमी की घुटन, चुभन व कसक को अपनी कहानियों और उपन्यासों में वर्णित किया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम उन्हीं की सौत कहानी से कफन कहानी तक की, यानी कि जो उनकी पूरी कथा यात्रा है, कैसी रही, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। दोस्तों, प्रेमचंद ने अपने आप को हमेशा कलम का सिपाही समझा और अपने समय की विसंगतियों और विद्रूपताओं के खिलाफ उनके मन दिल में इतनी ज़्यादा वेदनाएं, विद्रोह भाव, चिंगारियां थी कि वे उसे संभाल ही नहीं पा सकते थे। वे मक्कारी से बिल्कुल अनजान थे, विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे और धार्मिक ढकोसलों को तो हमेशा ढोंग मानते थे और मानवता को सबसे बड़ी वस्तु। उनके कथा साहित्य में उठाई गई प्रत्येक समस्या के मूल में आर्थिक विषमताओं का हाथ देखने को मिलता है और उनके पात्रों में ऐसी व्यक्तिगत विशेषताएं मिलती हैं जिन्हें सामने पाकर अधिकतर लोगों को यह लगता है कि कुछ इसी तरह की विशेषता वाले व्यक्ति को हमने कहीं अपने आसपास देखा है, यानी कि इतनी सच्चाई से वो अपनी कहानियाँ, उपन्यासों का रचना करते थे। उनके लेखन की यही शक्ति है कि घटना सत्य से ज़्यादा जीवन के तथ्यपूर्ण सत्य की स्थापना करती है और लाखों करोड़ों भूखे नंगे निर्धनों की एक तरह से प्रेमचंद जुबान थे। उनके कथा साहित्य में उठाई गई प्रत्येक समस्या के मूल में दोस्तों आर्थिक विषमताओं का ही हाथ है। उनके उपन्यासों में प्रत्येक घटना इन्हीं विषमताओं को लेकर आगे बढ़ती है। शायद पहली बार उनके द्वारा ही शोषित, दलित एवं गरीब वर्ग को एक तरह से नायक माना गया। सेवा सदन, गबन, कर्म भूमि, निर्मला, प्रेम आश्रम और गोदान, इन सब में आप देखेंगे कि मूल रूप से आर्थिक और नैतिक समस्याएं ही हैं। निर्मला में आप देखिएगा, दहेज प्रथा ने अनमेल विवाह की स्थिति पैदा की। धन अभाव के कारण मुंशी तोताराम के परिवार में संघर्ष चलते हैं। गबन का जो नायक है रामनाथ और गोदान के होरी को भी आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। यानी कि प्रेमचंद ने जो अभिशाप देखा था, अपने जीवन में भोगा था, उसी को उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया। उनके पात्र आर्थिक विषमताओं से पीड़ित है, परंतु वो बहिर्मुखी संघर्ष द्वारा उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं। मानसिक कुंठाओं का शिकार बनकर नहीं रह जाते, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि अपनी इन विषमताओं को तोड़ने की। प्रेमचंद सार्वकालिक हैं। उनके कथा साहित्य में आज भी हम जब उनको पढ़ते हैं तो नूतनता एवं अर्थगर्भिता की झलक देखते हैं। अपने युग के यथार्थ को सही ढंग से परख कर उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रतिबिंबित किया, जिससे मात्र समकालीन ही नहीं बल्कि आगे आने वाली परवर्ती पीढ़ी और पहले की पीढ़ी भी प्रभावित हुई। उन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन या खास तौर पर निम्न मध्य वर्ग एवं कृषक जीवन की सच्चाई को पूर्ण बेबाकी के साथ अपने उपन्यासों और कहानियों में उकेरा। उनके कथा साहित्य समकालीन युग चेतना को ऐतिहासिक चेतना से जोड़कर इसका प्रामाणिक, कलात्मक एवं विवेकपूर्ण बोध कराता है। दोस्तों, उनके लगभग सभी उपन्यासों में किसानों की आर्थिक विपन्नता और उससे जो उत्पन्न व्यथा और करुणा का मार्मिक निरूपण किया है। यानी कि उन्होंने कृषकों की समस्याओं को मूल रूप से उभारा है। उन्होंने व्यवहार और आचरण की विसंगति को स्पष्टवादिता के साथ प्रस्तुत किया है। कहीं भी उन्होंने अपने विचारों को तोड़ा मरोड़ा नहीं है। प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य आम आदमी का संघर्ष से जूझते रहने की सीधी सच्ची अभिव्यक्ति है। साहित्य के संबंध में प्रेमचंद के विचार हैं कि मेरे विचार से साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, चाहे फिर आप निबंध के रूप में करें, कहानी या काव्य के रूप में। उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। उन्होंने अपनी मर्मस्पर्शी कहानियों में न केवल समाज एवं युग के सत्य को नग्न रूप में, यानी कि बहुत उन्होंने अंदर तक का वर्णन अपनी कहानियों में किया, बल्कि यथाशक्ति फिर उसका समाधान भी समाधान का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने समस्याओं को भी चित्रित किया, साथ ही साथ उनका समस्याओं का समाधान भी बताया। उन्होंने समाज सुधार एवं वर्तमान के निर्माण हेतु
दहेज, आडंबर, सूदखोरी, वेश्यावृत्ति, छुआछूत, धार्मिक प्रपंच, सामंती प्रथा आदि गंभीर समस्याओं को अपने लेखन का विषय बनाया। दोस्तों, प्रेमचंद अपने साहित्य के माध्यम से पाठकों को हमेशा आशावादी और जीवन के प्रति प्रभावी एवं सक्रिय दृष्टिकोण रखने की भावना जागृत करने का प्रयास करते रहे। उनका कहना था, उनकी दृष्टि में जिस क्षण हमारे जीवन में व्याप्त जड़ता खत्म हो जाएगी, उसी क्षण हमारे देशवासी अपनी हीनता को भांप कर स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत हो जाएंगे। यानी कि हमें अपनी जड़ता को खत्म करके अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से नई चेतना का प्रबल संचार होगा, जो हमारी जो दीनता, हीनता, इसको समूल नष्ट करने में सहायक होगा। साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। दोस्तों, प्रेमचंद मात्र युग दृष्टा नहीं बल्कि युग बनाने वाले युग सृष्टा भी हैं। हर बड़ा रचनाकार हमेशा अपने समय से प्रभावित होता है और अपने समय को प्रभावित करता है। प्रेमचंद इसके अपवाद नहीं हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, भारतीय परंपराओं एवं सांस्कृतिक धरोहरों में व्याप्त विसंगतियों और विद्रुपताओं को का भी प्रेमचंद ने जमकर विरोध किया। वर्ण और जाति के आधार पर सामाजिक शोषण की घृणित व्यवस्था का उन्होंने मुखर विरोध किया। वे सांप्रदायिक और संकीर्ण मनोवृत्तियों का पुरजोर विरोध करते हैं। राष्ट्रीय चेतना एवं स्वराज प्राप्ति के मार्ग में वो इन सबको बड़ी बाधाओं के रूप में देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इनकी कहानियों और उपन्यासों की जो भाषा है वो बहुत सरल और सहज व्यवहारिक है। वे बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहते थे। प्रेमचंद के अनुसार जीवित भाषा तो जीवित देह की तरह बराबर बनती रहती है। शुद्ध हिंदी तो निरर्थक शब्द है। जब भारत शुद्ध हिंदू होता तो उसकी भाषा शुद्ध हिंदू होती। जब तक यहाँ मुसलमान, ईसाई, फारसी आदि सभी जातियाँ मौजूद हैं, हमारी भाषा भी व्यापक रहेगी। उन्होंने भाषा की सहजता से हिंदी को अपना खास मुहावरा और खुलापन प्रदान किया, जिसने उनके साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, उन्होंने अपनी मुहावरेदार भाषा से वर्ण्य वस्तु जो जीवन के अनुभव पर आधारित थी को एक विशिष्ट सामाजिक संदर्भ दिया। साहित्य में कृत्रिम भाषा का प्रयोग उन्हें कभी भी पसंद नहीं था। प्रेमचंद शिक्षा की प्राचीन परिपाटी के हिमायती थे। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति का विरोध अपने साहित्य में जगह जगह पर किया है। कर्मभूमि में प्रेमचंद लिखते हैं कि किराए की तालीम हमारे करैक्टर को तबाह किए डालती है। हमने तालीम को भी एक व्यापार बना लिया है। जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं, ये उनका कहना था। वे जीवन निर्माण में संस्कारों को तरजीह देते हैं। प्रेमचंद ग्रामीण जीवन की सादगी एवं सरलता की प्रतिमूर्ति थे, क्योंकि उनका जन्म भी वहीं हुआ था। उन्होंने आसपास अपना वही परिवेश देखा था। प्रेम, त्याग, सेवा, करुणा, क्षमा और उदारता आदि गुणों को वे मनुष्य के स्वभाव का अभिन्न अंग मानते थे। उनकी धारणा थी कि गांव के निर्धन, असहाय और सीधे साधे लोगों में ये सारे गुण हमें प्रचुरता में मिलते हैं। आधुनिक शहरों के विकास को ग्रामीण जीवन की संस्कृति के लिए वे हमेशा से घातक मानते थे। परंपरा एवं रूढ़िवादिता पर तीव्र प्रहार के बावजूद प्रेमचंद का ग्रामीण जीवन के प्रति जो आकर्षण था वो उनकी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक ही है। दोस्तों, मानव और उसकी कृतित्व पर उनकी गहरी आस्था थी और वे हमेशा इसे ईश्वर का पर्याय मानते थे। स्वावलंबन को प्रेमचंद स्वराज्य का साधन मानते थे। वे व्यक्ति की मुक्ति के समर्थक थे, लेकिन व्यक्ति और समष्टि जो प्रगतिशील मूल्यों पर आधारित हो के परस्पर पूरक संबंध के वो हिमायती थे। उनका कहना था कि व्यक्ति को आज़ादी चाहिए और उसके जो लेकिन उस साथ ही साथ उसे अपने जो मूल्य हैं उनको आगे बढ़ाना भी चाहिए। उनके अनुसार सामाजिक और आर्थिक न्याय और समानता के लिए एक वर्गहीन समाज की आवश्यकता है, जहाँ की लोग जातियों में ना बटे रहें, जातियों को ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसे समाज की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये हमने प्रेमचंद की सौत से कफन तक की कथा यात्रा पर चर्चा की कि उन्होंने अपने कहानियों में, उपन्यासों में किस तरह की कथाएं लिखी हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, पर उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।